हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो है पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्लास 11th के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का ये टॉपिक है। बच्चों, इससे पहले मैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में जो लेटेस्ट टॉपिक मैंने जो पढ़ाया दैट इज़ ट्रेंड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें आपने आयनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आपने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारी चीज़ें देखी थी। आई होप बच्चों वो समझ आया होगा आपको। बड़ा वीडियो है लेकिन बहुत अच्छा कंटेंट है। अगर आप उसको एक बार देखोगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से जो फिजिकल ट्रेंड्स होते हैं बच्चों वो पीरियोडिक टेबल में चेंज होते हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ उसको देख लो, देन आप स्टार्ट करना है केमिकल प्रॉपर्टी में किस तरीके से ट्रेंड चेंज होता है। तो जैसा कि मैंने बताया बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ केमिकल प्रॉपर्टी में जो आपका पीरियोडिक ट्रेंड होता है। पीरियोडिक ट्रेंड केमिकल प्रॉपर्टी में जो होता है पीरियोडिक ट्रेंड किस तरीके से चेंज होता है। जैसे आपको पता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी की जैसे आपने बात करी थी, तो यू ऑल नो कि आपके पास जो पीरियोडिक टेबल है इसमें किस तरीके से ग्रुप वाइज या पीरियड वाइज किस तरीके से एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये सारी चीज़ें चेंज होती है। सिमिलरली कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ है जिनके बारे में हमें बात करना है कि वो किस तरीके से चेंज होते हैं। बट उससे पहले बच्चों कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, उसको हमें समझना, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लेरिफिकेशन है जो लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप सब ने सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ जो यहाँ पे आपको बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ difference between valency and oxidation number। देखो बच्चों, हमें ये पता है कि हमने वैलेंसी तो पढ़ी हुई है कि व्हाट इज़ वैलेंसी। वैलेंसी हम सबको पता है कि वैलेंसी क्या होती है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर में भी आपने पहली बार सुना हो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। लेकिन जब इसको आप पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो मे भी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हो कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि इस ऑक्सीडेशन नंबर जो एज अ टॉपिक है, एज अ कॉन्सेप्ट है, ये बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों आप जब रिडॉक्स पढ़ोगे। सेकंड जो आपका बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, ओके, तो जब वो चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा रिडॉक्स वाले चैप्टर में। लेकिन यहाँ के लिए जितनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, मैं वो आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला टॉपिक यही है जिससे हम स्टार्ट करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहली चीज़ आप वैलेंसी से फैमिलियर हो और ऑक्सीडेशन नंबर सबसे पहली चीज़ पूछी जाए तो देखो वैलेंसी क्या होती है बच्चों। वैलेंसी होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो गेन करनी पड़े या लूज करनी पड़े ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। आपने यही पढ़ा है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड और टू बी लॉस्ट टू गेन ऑक्टेट। मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं या तो छोड़ दूं या गेन कर लूं सो दैट कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, उस चीज़ को आप क्या बोलते हो बच्चों, वैलेंसी। जैसे आप सबको एग्जांपल आपको याद है कि अगर बच्चों आपसे कोई पूछता है कि व्हाट विल बी द वैलेंसी ऑफ सोडियम, ठीक है, तो आपको पता है कि सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरीके से लिखते हो, 281। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो मैं क्या बोलता हूँ कि सोडियम का आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो आप बोलते हो कि इसकी वैलेंसी 1 है। सिमिलरली अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूँ तो दैट इज़ 287, एटॉमिक नंबर बच्चों 17 है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, देखो दो ऑप्शन है इसके पास, या तो ये 7 लूज़ कर दे या एक गेन कर ले। ज़्यादा आसान कौन सा बच्चों, एक गेन करना। 7 लूज़ करने के लिए एनर्जी बहुत सारा चाहिए होगा तो वो पॉसिबल नहीं है, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और उससे भी इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो चाहे सोडियम हो या क्लोरीन हो, दोनों की वैलेंसी कितनी हुई बच्चों, 1 हुई। बिकॉज मैं वैलेंसी किस तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ कि कितने इलेक्ट्रॉन मेरे को गेन करना पड़ेगा या लूज करना पड़ेगा ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो आई होप बच्चों आपको ये चीज़ समझ आई होगी। और इसी बेसिस पे अगर आपको पता हो, आपने जब कार्बोनेट्स कंपाउंड पढ़ा था क्लास 10th में, तो आपने ये देखा होगा कि कार्बन के केस में क्या होता है बच्चों, 2 4 होता है। अब इसका ऑक्टेट पूरा करना तो या तो 4 गेन करे या 4 लूज करे, हाँ या ना। और दोनों केस में पढ़ा था कि एक में अनस्टेबल हो जाएगा। अगर 4 सपोज ये लूज कर देता है तो होगा क्या बच्चों, इसके 4 लूज कर देगा और 4 गेन कर लेगा, तो क्या होगा, दोनों सिनेरियो देखते हैं। तो बच्चों आपको पता है कि अगर कार्बन है तो इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होंगे, हाँ या ना। एक सिनेरियो लेते हैं इसने चारों लूज कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, और एक सिनेरियो लेते हैं जब 4 ये गेन कर लेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन रह गए।
आ गए, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल स्टेट में कितने हैं कार्बन के पास, 6 इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों। तो देखो दोनों केस में प्रॉब्लम क्या थी, और ये आपको पता भी होगा कि 4 लूज़ करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कार्बन के पास नहीं है। कार्बन के पास खुद ही 6 इलेक्ट्रॉन है और वो 4 लूज़ करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो क्या होगा, एक ना मतलब आप स्टेबिलिटी नहीं बिठा पाएगा न्यूक्लियस और बाहर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के पास खाली 6 प्रोटॉन है और बाहर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी एक अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। तो इस केस में आपने पढ़ा था कि कार्बन क्या करता है, फिर टेट्रावैलेंसी होने की वजह से वो शेयरिंग करता है रादर देन गिविंग और टेकिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और कैटिनेशन की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि वैलेंसी क्या होती है। अब अगर बच्चों आप ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हो ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान से समझना क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ये बताता है, सबसे पहले पहचान ऑक्सीडेशन नंबर, वो मैं सेकंड पॉइंट में डिफरेंस लिखाता हूँ कि जो वैलेंसी होती है ना उसमें प्लस माइनस का साइन नहीं आता बच्चों, लेकिन जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उस पर क्या होता है, प्लस माइनस का साइन होता है। उस चीज़ को बाद में देखते हुए अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ ऑक्सीडेशन नंबर के, तो व्हेन इन कंबाइंड फॉर्म ऐसे लिख सकते हो, चार्ज shown by an element when in combined state। कैसे? देखो फ्री स्टेट में 0 होता है, वो भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। और ये सारी चीज़ें ना आज के जितने भी टॉपिक है वो अलग अलग चैप्टर में आपको क्लियर हो जाएंगे। जैसे अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे डायगोनल रिलेशनशिप हो गया, उसको तो मैं अभी यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूंगा। लेकिन एनोमलस बिहेवियर, ये सारी चीज़ें क्या होती है, जब आप पर्टिकुलर एस ब्लॉक एलिमेंट पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ोगे ना तो और अच्छी तरीके से उसको समझोगे। यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं चीज़ों को, ताकि जब आप एक्चुअल चैप्टर पढ़ो तो आपको बिल्कुल बच्चों ढंग से समझ आए, ठीक है। अब जैसे मैं बोलता हूँ कि इसका क्या मतलब है, सिंपल देखो बच्चों, HCl है, तो ये मोर और लेस जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना, ये बच्चों जो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समहाउ उस पे डिपेंडेंट होता है। देखो क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होता है ना, तो जो खींच के रखता है किसी और के इलेक्ट्रॉन को, उस पर क्या हो जाएगा, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक पर्टिकुलर बॉन्ड के लिए देखो किसने इलेक्ट्रॉन खींच रखा और किसने नहीं खींच रखा, किससे खींच रखा है। तो जिसने खींच रखा है उसको -1 दे दो, और जिसका खींच गया उसको +1 दे दो। हर बार यही करो हर बॉन्ड में, तो आप बड़ी आसानी से ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर पाओगे। HCl में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चों, ज़्यादा होती है, तो वो क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उसको -1 दे दो, और जिससे खींच गया उसको +1 दे दो। ये दोनों इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, ठीक है। अगर मैं वाटर की बात करता हूँ तो वाटर का ये होता है स्ट्रक्चर। अब इस वाले बॉन्ड की बात करते हैं, इस वाले बॉन्ड में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बच्चों, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऑब्वियसली ये आपका क्या है, नॉन मेटल है, तो इसको -1 दे दो, इसको +1 दे दो। इस वाले बॉन्ड का कर दिया हमने। अब इस वाले बॉन्ड पे आते हैं, इसमें भी क्या करो, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको -1 मिलेगा, इसको +1 मिलेगा, तो ओवरऑल ऑक्सीजन का -2 हो गया, इनका +1, इसका +1। तो ये बहुत मैंने बेसिक चीज़ बताई है, जिस तरीके से आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। धीरे धीरे चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती चली जाती हैं। जैसे अगर HCl की जगह Cl2 होता, अगर नेचर में आप देखोगे तो क्लोरीन किस फॉर्म में, Cl2 के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, क्लोरीन गैस के फॉर्म में। अब इस बॉन्ड में बच्चों दोनों की इक्वल है ना, मतलब दोनों क्लोरीन है तो दोनों इक्वल फोर्स से खींचेगा इलेक्ट्रॉन को। दैट मीन्स कोई भी एक ऐसा नहीं होगा जो इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींच के रखेगा। तो इसलिए Cl2 का ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और इसी को आप बोलते हो कि फ्री स्टेट में किसी चीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाना बच्चों, 0 हो जाना। तो आई होप बच्चों ये चीज़ आपको समझ आई होगी, पहला पॉइंट। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट बेसिकली ये है बच्चों कि इस पे कोई +- साइन नहीं होता है। देयर इज नो +- साइन ऑन वैलेंसी। वैलेंसी खाली ये बताता है नंबर होता है, उसमें कोई +- साइन नहीं होता कभी भी। आपने अभी तक जितनी बार भी वैलेंसी पढ़ा होगा, कभी आपने +2 -1 ऐसा नहीं। क्लोरीन का भी वैलेंसी 1, सोडियम की भी वैलेंसी 1। लेकिन जब आप ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हो तो इसमें +- साइन होता है। प्लस ये डिनोट करता है बच्चों कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है बेसिकली, और माइनस क्या, वो गेन कर रहा है। या फिर ये बोल सकते हो कि प्लस ये बोल सकता है कि बॉन्ड में उसने इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड को दे रखा है, मतलब दे क्या रखा है, दूसरे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसने खींच रखा है। जैसे HCl का एग्जाम्पल लिया था हमने, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये हल्का सा इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींच के रखेगा, तो ये स्लाइटली नेगेटिव होगा और ये स्लाइटली पॉजिटिव होगा बच्चों, है ना।
अगर वो स्लाइटली नेगेटिव होगा तो मैं क्या बोलूँगा, इसको -1 दूंगा, इसको +1 दूंगा, तो ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे प्लस माइनस होता है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस का कोई सेंस नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। वैलेंसी में हम कभी प्लस माइनस नहीं देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। अगर आपको इतना बेसिक सा चीज़ ध्यान रहेगा तो दैट मीन्स आप आसानी से फ़िलहाल के लिए, जब तक आप कोई दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ते रिडॉक्स, आप किसी को एक्सप्लेन कर सकते हो कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ बच्चों मैं, किसका, इसका ऑक्सीडेशन नंबर का, क्योंकि वो आपके लिए नया है। NH3 की बात करते हैं। जब आप इसके बाद चैप्टर पढ़ोगे ना बच्चों केमिकल बॉन्ड, तो वहाँ पे आपको समझ आएगा कि ये स्ट्रक्चर कैसे बना। फ़िलहाल के लिए समझ लो जो भी मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। तो ये बेसिकली बच्चों क्या होता है, ये ट्रायंगल जैसा होता है। ये 3 त्रिशूल जैसे नहीं है, ये इस तरीके से होता है, ठीक है। एक आगे, एक 2 पीछे, इस तरीके से स्टैंड की तरह, ठीक है। और ऊपर इसमें लोन पेयर होता है। लोन पेयर क्या होता है उसको भी मैं बताता हूँ। देखो जो सोडियम, ये आपका नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाँ या ना बच्चों। अगर मैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की बात करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बच्चों कार्बन में कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। 7 में से फर्स्ट में 2 चले गए, आउटर में 5 रह गए, तो ये 5 हो गए। अभी हाइड्रोजन जो शेयर करने आएगा उसके तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तीनों के, तो ये तीनों ने शेयर कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन रह गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर को मैं एक लोन पेयर बोल देता हूँ, ठीक है। तो लोन पेयर ऊपर रह गया और नीचे 3 बॉन्ड बन गए, ठीक है। तो ये पिरामिड जैसा बन गया आपका, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा बच्चा, पिरामिडल शेप बन गया। तो शेप अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, शेप से हमें ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। अब मैं क्या बोलूँगा, मैंने अभी तक आपको क्या बोला कि एक एक बॉन्ड को देखो। इस बॉन्ड की बात करते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। अगर आप पॉलिंग स्कूल पे देखोगे तो बच्चों नाइट्रोजन होगा, -1, इसको +1 दे दिया। फिर इसको इस बॉन्ड में भी -1 +1, इस बॉन्ड में भी -1 +1। तो हाइड्रोजन का बच्चों क्या हो गया, +1, और नाइट्रोजन क्या हो गया, -3। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। याद रखना बच्चों वैलेंसी नेगेटिव होता नहीं, क्योंकि उस पर कोई साइन ही नहीं होता। जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना, वो 0 भी होता है, नेगेटिव भी होता है और फ्रैक्शनल भी होता है, 1/2 इस तरीके से। तो वो सारी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाएंगे। वो सारी कॉम्प्लेक्सिटी में हम कब जाएंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में जब हम रिडॉक्स चैप्टर पढ़ेंगे, तब अच्छी तरीके से आपको समझाया जाएगा कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। फिलहाल के लिए इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो इतनी अगर आपको इन्फॉर्मेशन पता है तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर यू, ठीक है बच्चों। तो दिस इज़ वन थिंग। दूसरी चीज़ आते हैं जो हमें पढ़ना है इस टॉपिक में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो पीरियोडिक ट्रेंड होता है, उसमें जो बच्चे दूसरी चीज़ पढ़नी है दैट इज़ anomalous behavior of second period elements। anomalous behavior of second period elements, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। anomalous का मतलब होता है डिफरेंट। इसका क्या मतलब होता है बच्चों, डिफरेंट। तो सबसे पहली चीज़ समझना कि ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं हम। देखो जब हम बच्चों पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई करते हैं तो हम जब बोलते हैं कि ये एक ग्रुप है, ये 18th ग्रुप है, ये 17th ग्रुप है, तो ग्रुप हम बनाते हैं इस बेसिस पे हैं। ग्रुप के बनाने का पर्पस ही होता है सिमिलर प्रॉपर्टी। सिमिलर प्रॉपर्टी कि अगर इसका ऑक्टेट पीछे से कंप्लीट है तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अगर इसके पहले को दैट मीन्स फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करके नोबल गैस बनने के लिए, तो सबके नीचे, इसके नीचे जितने होंगे सबको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए। आपने देखा था ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होता है। तो अगर आपको ये चीज़ है तो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि सेकेंड पीरियड में जो एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। तो थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको क्या मतलब है ये बोलने का मेरा। देखो कोई भी ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है। मैं बात करता हूँ सपोज 17th ग्रुप की। तो अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद हो बच्चों, तो फर्स्ट पीरियड में खाली हाइड्रोजन हीलियम होते हैं। तो जब मैं सेकंड पीरियड बोलता हूँ तो किस किस की बात कर रहा हूँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन को तो साइड में रख देते हैं। तो इन सब की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब बोलते हैं ना कि एनोमलस बिहेवियर ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट, दैट मीन्स ये जो सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, ये जो सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में
अपने बाकी ग्रुप मेंबर से ये अपनी थोड़ी सी प्रॉपर्टी डिफरेंट शो करते हैं। तो आपका क्वेश्चन होगा, आप तो कंफ्यूज कर रहे हो, अभी आप थोड़ी देर पहले ये बोल रहे थे कि सेम ग्रुप के अंदर प्रॉपर्टी सेम होती है। बिल्कुल बच्चों, सेम ग्रुप के अंदर प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि दो प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन जो सेकंड पीरियड वाले होंगे ना अपने ग्रुप के, जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे, उनकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ओके, वो ऐसा क्यों होता है, वो थोड़ी डिफरेंस क्यों दिखाता है? इनफैक्ट कई बार तो बच्चों काफ़ी डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, ओवरऑल नहीं, अगर मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर नीचे वाले नॉन मेटल है तो ऊपर वाला मेटल हो जाएगा, उस लेवल पे नहीं, लेकिन रिएक्शन के लेवल पे थोड़ा बहुत चेंज जरूर दिखता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो सपोज करो मैं किसी 1-2 पीरियड का एग्जांपल लेता हूँ और आपको ओवरऑल जो भी है आपको समझ आ जाएगा। तो सपोज करो मैं बात करता हूँ बच्चों 17th की। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मैं यहाँ तक की बात करता हूँ मेन। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि ये सारे अगर एक ग्रुप के हैं तो मैं बोलता हूँ फ्लोरीन का जो प्रॉपर्टी होती है, फ्लोरीन की जो प्रॉपर्टी होती है वो स्लाइटली डिफरेंट होती है फ्रॉम द अदर रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ 17th ग्रुप। और इसी चीज़ को एनोमलस बिहेवियर बोलते हो। तो जब बच्चों आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स और एस ब्लॉक एलिमेंट्स, आपके पास सेपरेट चैप्टर है, जब उसको आप पढ़ोगे रिडॉक्स के बाद, तो हर टॉपिक में आपको हर ग्रुप के लिए ये टॉपिक ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। एनोमलस बिहेवियर ऑफ 13th ग्रुप एलिमेंट, एनोमलस बिहेवियर ऑफ 14th ग्रुप एलिमेंट, एनोमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट। तो दैट मीन्स जो आप टॉपिक पढ़ रहे होगे, जो ग्रुप पढ़ रहे होगे उस चैप्टर में, अगर आप 11th की बात करो तो 11th में खाली बच्चों आपके पास 13th एंड 14th ग्रुप है, बाकी सारे 12th में है। तो 13th 14th पी ब्लॉक के हिसाब से, एंड फर्स्ट सेकेंड में किसकी बात करूँगा, फर्स्ट सेकंड बात करूंगा बच्चों एस ब्लॉक के हिसाब से। तो उन सब में जो सेकंड पीरियड का एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी अपने बाकी से थोड़ी सी डिफरेंट होगी, बस यही पढ़ना है हमें। क्वेश्चन है डिफरेंट क्यों होगी, यही मेन चीज़ है। तो देखो बच्चों, डिफरेंट होने का सबसे पहला रीज़न होता है एक्सेप्शनली स्मॉल साइज। देखो आपको पता है कि जैसे जैसे मैं नीचे जाता हूँ, जो साइज़ ऑफ सब शेल बोलो, जो आउटर मोस्ट शेल है उसका जो साइज़ है वो कितना दूर न्यूक्लियस से होगा, वो लीनियर नहीं बढ़ता, वो स्क्वायर के प्रोपोर्शन में बढ़ता है। वो बच्चों आपने नील बोर का मॉडल आपने ध्यान होगा आपको। तो दैट मीन्स फर्स्ट शेल सेकंड शेल वो इक्वल डिस्टेंस नहीं होते, बहुत दूर दूर होते चले जाते हैं। तो जब मैं इसकी बात करता हूँ तो ये ना बाकियों के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा छोटा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। और बहुत ज़्यादा छोटे होने की वजह से एक प्रॉपर्टी शो करता है फ्लोरीन। हम सबको पता है कि ये सारे के सारे नॉन मेटल है, इन सबको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इन सबको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इन सबको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ताकि ये नोबल गैस के कन्फिग्रेशन में आ जाए। ठीक है, तो जब सबको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अभी आपने लास्ट वीडियो अगर आपने देखी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ लास्ट वीडियो ज़रूर देखो, तभी ये वीडियो करना, अदरवाइज़ थोड़े से गैप रह जाएंगे आपको। तो मैंने बोला था जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो होनी चाहिए थी किसकी सबसे ज़्यादा, फ्लोरीन की, लेकिन होती सबसे ज़्यादा किसकी है, क्लोरीन की। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि इसका साइज़ इतना छोटा है ना कि न्यूक्लियस के अराउंड जो इसके 7 इलेक्ट्रॉन है इतने पास होते हैं कि अगर सारे नेगेटिव चार्ज पास हो जाए तो वो कलेक्टिवली एक बड़ा नेगेटिव चार्ज की तरह एक्ट करने लगता है। और कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है ना, तो जितनी आसानी से उसको आना चाहिए था उतनी आसानी से आता नहीं है। तो इसकी वजह से एक बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट होता है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसका मतलब ये नहीं बच्चों कि बॉन्ड नहीं बनाता, उल्टा कुछ बॉन्ड बना लेता, ऐसा नहीं। वो जो थोड़ा सा रिपेल करता है ना, जिसकी वजह से क्लोरीन आगे निकल जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। ठीक है, वो यही रीज़न है, वो एनोमलस बिहेवियर ही है साइज़ छोटा होने की वजह से। तो जैसे ही साइज़ छोटा हो जाता है तो बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं किसी भी सब्सटेंस की, और उसकी वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है। तो एक तो एक्सेप्शनली स्मॉल साइज। अब एक्सेप्शनली स्मॉल साइज होगा तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अगर साइज छोटा है बच्चों तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस के जितना पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा उतना मुश्किल होगा उसका निकालना, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। जब आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन करना उसको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, रिएक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो वो क्या होता है कि मतलब ऐसा नहीं कि फ्लोरीन लेस रिएक्टिव होता है, फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जितना आप सोच सकते हो वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है आपके पूरे पीरियोडिक टेबल का। ठीक है,
तो स्टिल लेकिन जब आप कंपेयर करते हो तो थोड़ा सा उसमें स्लाइटली चेंज आ जाता है। तो एक एक्सेप्शनली स्मॉल साइज़ हो गया, एक हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई। और फ्लोरीन के केस में बात करोगे तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल का। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुनना है। इसको थोड़ा सा हम कनेक्ट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से। मैंने क्या बोला था, ऑक्सीडेशन नंबर में कोई भी ए और बी जब जुड़ा होता है तो -1 ऑक्सीडेशन नंबर उसका होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, है ना। तो अगर मैं किसी भी चीज़ के साथ फ्लोरीन जोड़ दूंगा तो मैं कहता हूँ फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हर केस में उसी का -1 होगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा अपनी साइड को। तो फ्लोरीन का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखना, मैं आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, जब आप रिडॉक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि एक चीज़ के मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ तो ये -1 होगा, लेकिन अगर मान लो ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ जुड़ा होगा तो उस केस में तो -1 किसका हो जाएगा, फ्लोरीन का, इसका +1 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन +1 भी शो कर सकता है, -1 भी शो कर सकता है, हाफ भी शो करता है। तो ये सारी चीज़ें हम रिडॉक्स के लिए छोड़ देते हैं। फिलहाल के लिए आप ये सारी चीज़ें समझो कि एनोमलस बिहेवियर क्यों शो करता है। तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि कोई भी फ्लोरीन ने किसी भी सेकंड पीरियड एलिमेंट वो एनोमलस बिहेवियर क्यों शो करता है अपने बाकी ग्रुप एलिमेंट के कंपैरिजन में, तो यू विल से कि मेन रीज़न है एक्सेप्शनली स्मॉल साइज, जिसकी वजह से उसका हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है। इसकी वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती है। लास्ट टॉपिक बच्चों एक पढ़ते हैं, दैट इज़ इसके बाद आपका ये पूरा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा एंड देन हम स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट आएंगे उस चैप्टर में, तो उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट है बच्चों दैट इज डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। डायगोनल रिलेशनशिप बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, मैं सबसे पहले आपको एग्जांपल दे देता हूँ एंड देन आपको बताता हूँ। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, अगर आप देखोगे तो ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है और थर्ड पीरियड एलिमेंट। तो होता क्या है कि लिथियम की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है इससे। अब क्वेश्चन ये है कि बहुत सारी एक्सेप्शन वाली बातें कर रहे हैं। अभी तक हमने बोला था कि जो एक ग्रुप में होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। अब मैं कह रहा हूँ कि नहीं, साइड वालों की भी सेम होती है। लेकिन इस बात में मैंने ये कभी नहीं बोला कि इन दोनों की सिमिलर नहीं है, बिल्कुल सिमिलर है। लेकिन बच्चों देखोगे तो इसकी और इसकी एक सिमिलैरिटी आती है, और अगर आपको देखेगा तो डायगोनल है ना, तो इसलिए इसको डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। दैट मीन्स सेकंड पीरियड सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट लाइक लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। इनको आप क्या बोलते हो, डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप क्यों बच्चों, क्योंकि डायगोनली है ये, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ डायगोनल रिलेशनशिप में सिमिलर प्रॉपर्टीज़ क्यों हो जाती है, ऐसा क्या है इसमें जिसकी वजह से सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हो जाती है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ बच्चों, उसको नोट कर लेना। एक क्वेश्चन आपसे बच्चों, कभी भी आप सब जानते हो योगेश्वर दत्त, सुशील कुमार, ये सारे कुश्ती खेलते हैं। कभी भी ऐसा देखा है ओलंपिक्स में कि खेलने वाला एक 60 किलो का, एक 90 किलो का? नहीं ना, क्योंकि हमेशा एक वेट कैटेगरी होती है, चाहे बॉक्सिंग हो, चाहे जिसमें फिजिकल पावर लगनी होती है, कोई सा भी गेम जहाँ पे फिजिकल पावर होती है, दैट इज़ बॉक्सिंग हो गया आपका। जो स्किल के अलावा जिसमें ये भी डिपेंड करता है कि आपका बेसिकली पावर कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो वो हमेशा इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उनका वेट कैटेगरी क्या है। आप बॉक्सिंग देखोगे, आप अगर देखोगे बच्चों रेसलिंग देख लो, किसी भी फिजिकल स्पोर्ट्स की बात करोगे तो वहाँ पे वेट कैटेगरी होता है। उसी वेट कैटेगरी में तो ऐसा मान के चलते हैं कि अगर 60 kg का वेट कैटेगरी है तो दोनों लगभग सिमिलर पावर वाले हैं, इनमें एक फेयर कंपटीशन होगा, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप एलिमेंट्स की बात करोगे तो अल्टीमेटली ना उसका क्या साइज़ है,
एलिमेंट का क्या साइज़ है यही डिसाइड करता है कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट का डिस्टेंस कितना होगा। उसी डिस्टेंस से ये डिटरमाइन होना कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी होगी, उसी से ये डिटरमाइन करना है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो कितना पास होगा न्यूक्लियस। तो अल्टीमेटली आप ये बोल सकते हो कि जो एटम का साइज़ होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर साइज़ सिमिलर है तो प्रॉपर्टीज़ मोस्ट प्रोबेबली सिमिलर होगी। तो अगर मैं किसी तरीके से ये प्रूव कर पाऊँ कि लिथियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम एंड एल्युमिनियम का साइज़ लगभग सिमिलर है, तो मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, एंड देन आई कैन से कि इनके बीच में एक डायगोनल रिलेशनशिप है। देखो ऐसा क्यों होता है बच्चों, ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट है। जब आप, ये आपका सेकंड पीरियड है और ये आपका थर्ड पीरियड है, जब आप डाउन द ग्रुप आते हो तो साइज आपका क्या होता है, बढ़ता है। दैट मीन्स जब मैं लिथियम से मैग्नीशियम आया तो मेरा साइज़ क्या हो गया, बढ़ गया। सॉरी, लिथियम से मैं सोडियम आया तो मेरा साइज़ क्या हो गया, बढ़ गया होगा। दैट मीन्स अगर लिथियम इस साइज़ का है तो सोडियम इस साइज़ का होगा। लेकिन मेरे को पता है जब मैं अक्रॉस द पीरियड आगे जाता हूँ बच्चों तो साइज़ कम होता है। साइज़ क्या होता है, कम होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। तो अब मैग्नीशियम की बात करूंगा तो अब इससे थोड़ा कम हो जाएगा तो वो कम हो जाएगा। तो दैट मीन्स इसका और इसका जो साइज़ होगा ना वो लगभग सिमिलर हो जाता है। अगर साइज़ सिमिलर है तो रेडियस सिमिलर, आयनाइजेशन एंथैल्पी लगभग सिमिलर हो गया, एक ही तरीके से बिहेव करेगा। दो, एक में आउटर मोस्ट में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो अलग चीज़ है। इसीलिए इसको एक ग्रुप में रखा है, इसको एक ग्रुप में रखा है। लेकिन साइज सिमिलर होने की वजह से काफ़ी प्रॉपर्टीज सेम हो जाएंगी। एंड सेम लॉजिक यहाँ से, जब मैं बेरिलियम से मैग्नीशियम आऊँगा तो साइज़ बढ़ेगा, और जब मैग्नीशियम से एल्युमिनियम जाएगा तो साइज़ छोटा हो जाएगा। तो इनकी भी साइज़ लगभग सेम हो जाएगी। और सेम साइज़ होने की वजह से प्रॉपर्टीज सेम होती है, सिमिलर हो जाए। आप सेम नहीं बोलना, प्रॉपर्टीज़ सिमिलर सी हो जाती हैं, और सिमिलर हो जाएंगी तो मैं बोलूँगा इनके बीच में डायगोनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। यही 2-3 चीज़ें थी जो हमें पढ़ना था बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फिजिकल ट्रेंड के। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा क्या है इस टॉपिक में। इस तरीके से हमारा बच्चों ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। मैं आपसे आई होप कि आप ये पूरे के पूरे वीडियोस देखो। जो भी आपको डाउट है आप मेरे से क्लैरिफाई करो, कमेंट सेक्शन में लिखो आपको ये डाउट है, उसके ऊपर मैं आप नया वीडियो बना के आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों, एक टेलीग्राम चैनल है अमन 576। अगर आपके पास टेलीग्राम ऐप है अमन 576 सर्च करो। मैं कोशिश करता हूँ वहाँ पे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले नोटिफाई करने का। जितने भी नोट्स वोट्स है मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर बच्चों वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों, बाय बाय।